हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने ये चैप्टर अच्छे से समझा। हमने यहाँ पे सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वहाँ पर हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने कौन से क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं और उनसे रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक आपके क्लियर वहाँ पर हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो आपके पास आया था, आपने कहा था विच प्लांट हार्मोन प्रमोट डोमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स। यानी वो कौन सा प्लांट हार्मोन था जो क्या कर रहा था, डोमेंसी को प्रमोट कर रहा था। तो आपने क्या करना है, या तो आपको अपना एग्जैक्ट आंसर पता हो कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, या फिर आप क्या करते हैं, आप और ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने कहा ऑक्सीजन की हम बात करें तो हमने कहा था ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डोमेंसी तो जस्ट अपोजिट इसका हो गया है। आपने कहा जिबरलिन भी क्या है, एक प्रकार की ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन भी आपने कहा एक प्रकार के ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सिर्फ एब्सिसिक एसिड हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें आपने पढ़ा था कि क्या करे, डोमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो लीफ होती हैं और जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, मेच्योर होने के बाद झड़ जाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसे आपने क्या कहा था, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा था। ठीक है, जब हमने एब्सिसिक एसिड की बात की थी आपने कहा था क्या है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था रूट्स ऑफ प्लांट्स आर। आपने कहा था कि जो पेड़ों की रूट होती हैं वो क्या है, क्या वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं, क्या वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं, क्या वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हैं, या नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। आपने कहा अगर रूट्स की बात हो रही है तो रूट्स की बात, जियोट्रॉपिक की अगर हम बात करें, अगर हम इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करें जियोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक की, तो आपने क्या कहा, ट्रॉपिक मूवमेंट के प्रकार हैं ये। ठीक है, हमने क्या कहा, ट्रॉपिक मूवमेंट के प्रकार हैं। अब ट्रॉपिक मूवमेंट की अगर बात हो रही है तो आपने क्या कहा था, दो प्रकार के मूवमेंट पाए जाते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने क्या कहा, सबसे पहले आपने कहा कि प्लांट की बात हो रही है और आपने एक शब्द देखा जो कि क्या था, सिमिलर था। आपने कहा था जियोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक है, यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा ट्रॉपिक मूवमेंट किससे संबंधित था, आपने कहा ग्रोथ से संबंधित था, वृद्धि से संबंधित था। ठीक है, ग्रोथ से संबंधित था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम रूट्स को देखेंगे और रूट्स में होने वाली ग्रोथ को देखेंगे या मूवमेंट को हम देखेंगे। आपने कहा कि जो रूट्स होती हैं उनमें जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। ठीक है, नीचे की ओर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अब नीचे की ओर ग्रोथ हो रही है तो आपने कहा स्टिमुलस क्या रहा होगा यहाँ पर, हमने कहा स्टिमुलस यहाँ पर होगा ग्रेविटी। क्या होगा, ग्रेविटी यहाँ पर स्टिमुलस होगा। और आपने कहा था कि ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ हो रही है उसे आपने क्या कहा था, आपने कहा था उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। यही बात हमने की थी। आपने कहा था जियोट्रॉपिक मूवमेंट तो क्या है, आपने कहा कि जो ग्रेविटी की ओर जो मूवमेंट हो रही है, या फिर सिंपल से आपने बात की कि जियोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब है नीचे की ओर होने वाली ग्रोथ। अब आपने कहा कि जो ग्रोथ यहाँ पर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होगी उसे आप क्या कहेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे या पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। ठीक है, क्या कहा था, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहा था। हमने कहा था कि ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट में जो ग्रोथ पाई जा रही है उसे आपने क्या कहा था, नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहा था, या नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आपने यहाँ पर कहा था। तो आपने क्या कहा, जो स्टेम है वहां पर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिल रहा है, जो रूट है वहां पर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें फोटोट्रॉपिक की, आपने कहा यहाँ पे फोटोट्रॉपिक देखने को मिल रहा है, किस प्रकार का, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता, अगर यहाँ पे पॉजिटिवली की जगह नेगेटिवली होता, यानी कि आपने कहा कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, अगर हम यहाँ पर कहते, तब आप एक बार को कह सकते थे कि आपके पास जो आंसर आए हैं वो दो आंसर आ गए हैं। कैसे कैसे, हमने कहा जो रूट्स होती हैं, रूट्स में क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है, प्लस और क्या देखने को मिलता है, आपने कहा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है। अब नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है कि फोटो यानी कि जो लाइट के जस्ट अपोजिट में जो ग्रोथ हो रही है उसे आपने क्या कहा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा था। तो रूट में दोनों ही चीजें मिल रही हैं,
रूट में दोनों चीजें मिल रही है। आपने कहा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक भी होती है रूट और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी होती है रूट, ठीक है, दोनों सेम ही चीजें हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अगर पॉजिटिव आ गया है तो आपका जो ऑप्शन है वो पहले ही यहाँ से हट जाता है, ठीक है। आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, आपने कहा था रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट टूवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड, यानी कि जो यहाँ पे रूट है उसका पानी के प्रति रिस्पॉन्स जो है उसे आप क्या कहेंगे? तो आपने कहा अगर पानी के प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है इसका मतलब पानी क्या है? स्टिमुलस है, यहाँ पर उद्दीपक है, ठीक है। उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट है। आपने कहा उद्दीपक के प्रति क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, उद्दीपक के प्रति रिस्पांस दिया जा रहा है। और रिस्पांस कैसे है? आपने कहा कि वृद्धि हो रही है, ग्रोथ वहां पर देखी जा रही है, इसका मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट है। कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट है? आपने कहा पानी से रिलेटेड है तो आपने उसे क्या कहा? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, आपने कहा मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। जो आपका सनफ्लावर है, जो सूरजमुखी का फूल है आपका, वो सूर्य के अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन चेंज करता है। आपने कहा कि इस प्रकार से अगर सन आ इस प्रकार से संदेश पड़ रही है तो जो फूल है वो इस प्रकार से है। अब जो सन है वो अपनी डायरेक्शन इस प्रकार से चेंज करेगा तो सनफ्लावर भी ऐसे करके मुड़ जाता है सूर्य की ओर। ये जो मूवमेंट है ये किसकी वजह से है या ये क्या कहलाता है? आपने कहा किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है। अब लाइट की बात हुई है तो हमने क्या कहा कि फोटो का मतलब ही क्या होता है? लाइट होता है। आपने कहा कि फोटो का मतलब ही क्या है? लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पाई जा रही है? मूवमेंट पाई जा रही है। किसकी वजह से मूवमेंट पाई जा रही है? आपने कहा कि सनरेज यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं उनकी वजह से पाई जा रही हैं, तो क्या कहेंगे? आपने कहा फोटोट्रॉपिज्म है, क्योंकि फोटो से रिलेटेड है, ठीक है। जो मूवमेंट है वो फोटो से रिलेटेड है, वो लाइट से रिलेटेड है, तो आपने कहा ये होगा फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने कहा विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। कौन सा वो हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है, कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से समझा था कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन के कितने चरण होते हैं, ठीक है। आपने एक जनरल सा आइडिया यहाँ पर लिया था। आपने कहा था अगर हम सारे हॉर्मोन्स को देखें, सबसे पहले तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए, जब आपने ये चारों हार्मोन पढ़े थे, जब आपने ये चारों हार्मोन पढ़े थे तो ये चारों के चारों आपके पास क्या थे? आपने कहा ये थे प्लांट हार्मोन, ठीक है। चारों के चारों क्या हैं? प्लांट हार्मोन है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हमने की, आपने कहा कि आपको चारों हार्मोन के फंक्शन पता है। ऑक्सिन जिबरेलिन ग्रोथ कर रहा है, एब्सिसिक एसिड डोमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन क्या है यहाँ पर? सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला प्रश्न हमारे पास आता है जिसमें आपसे कहा गया है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज, आपने कहा इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया था फॉल ऑफ मैच्योर लीफ एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैच्योर लीफ हैं, जो मैच्योर जो यहाँ पे फ्रूट हैं, वो क्या करते हैं? पेड़ से खुद ब खुद गिर जाते हैं। आपने देखा होगा जो पत्ती होती है, जो मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, वो खुद ही झड़ जाती है। जब फल पक जाते हैं तो वो खुद ही पेड़ से झड़ जाते हैं। किसके कारण? आपने कहा एब्सिसिक एसिड के कारण, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हमारे पास जो नया क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी जो स्टेटमेंट है उसे हम देख लेंगे। आपने कहा एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। एक बार फिर से आप क्या कीजिए? स्टेटमेंट को पढ़िए। आपने कहा एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। आपने कहा एनवायरमेंट में, आपके वातावरण में कोई भी ऐसी चीज है जिसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन के कारण कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है। देखिए आपने क्या कहा? आपका इन्वायरमेंट है, क्या होता है इन्वायरमेंट? आपने कहा आपके चारों ओर का जो आवरण है, आपके चारों ओर का जो परिवेश है वही आपका पर्यावरण कहलाता है, ठीक है, वही आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। आपके इन्वायरमेंट में हर एक चीज इंक्लूड है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, उसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के घटक, जैविक और अजैविक दोनों ही घटक आपके पास आते हैं। आपने कहा आपके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा घटक, कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण
या जिसमें चेंजेस जब आए, जिसमें परिवर्तन आए और उस परिवर्तन के कारण कोई जीव क्या कर रहा है, उस परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, यानी वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आप समझ रहे हैं रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, स्टिमुलस किसे कहते हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने शुरुआत ही यहाँ से की थी। आपने कहा स्टिमुलस क्या होता है, आपने कहा कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसका हम पर फर्क पड़ रहा है, हम पे कोई असर होता है, क्योंकि तभी हम रिस्पॉन्स देते हैं, तभी हम प्रतिक्रिया देते हैं। अब आपने कहा कि आपको एक थप्पड़ मारा गया तो इस चीज का आप पर फर्क पड़ा है, आपको क्या हुआ, पेन हुआ, ठीक है, आपको क्या हुआ, दर्द हुआ, आपको पेन हुआ, आप पर फर्क पड़ा है, वो थप्पड़ क्या था, आपके लिए स्टिमुलस था। दूसरा, जब हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी और हम बात कर रहे थे जब आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, तो गर्म वस्तु को छुआ, उस गर्म वस्तु का आप पर कोई फर्क पड़ा, उस गर्म चीज का आप पर कोई फर्क पड़ा, आपको बहुत गर्मी महसूस हुई, आपका हाथ वहां पर जला, आपको पेन वहां पर हुआ, तो उस गर्मी का आप पर फर्क पड़ रहा है, तो वो जो गर्मी थी या वो गर्म बर्तन था वो क्या था, आपके लिए स्टिमुलस है, क्योंकि उसका आप पर कोई फर्क पड़ा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो जो स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस के प्रति फिर हम क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देखते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा है, आपने कहा कि क्या हुआ, जो स्टिमुलस था, जो उद्दीपक था, वो उसका जब हम पे फर्क पड़ा तो हमने उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, वहां पे रिस्पॉन्ड दिया। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपको थप्पड़ मारा, आप रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, आप भी एक थप्पड़ मार देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, आप पूछेंगे कि आपने मुझे क्यों मारा। आप कुछ भी कीजिए, आप एक्शन में कुछ भी कीजिए, लेकिन आप क्या करेंगे, वहां पे रिस्पॉन्स देंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आप बिना कुछ कहे वहां से निकल जाएंगे, या फिर आप चुप रहेंगे, या फिर आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होगा। आप पे फर्क पड़ा है, आप रिस्पॉन्स भी देंगे उस चीज का। ठीक है, चाहे आप रो दें, सिर्फ आप कुछ ना करें, आप कुछ ना कहें, आप रो दें, वो रोना भी क्या है, रिस्पॉन्स है उसका। तो आपने कहा कि कोई भी ऐसी चीज जिसका हम पे फर्क पड़ता है वो है हमारा स्टिमुलस, हमारे लिए वो है स्टिमुलस, वो है उद्दीपक। उस उद्दीपक के कारण आप क्या करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप क्या कर रहे हैं, जो भी एक्शन वहां पर आप ले रहे हैं, वो आपका क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। समझ गए आप इतनी बात को। चलिए, अब आपने कहा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट में जो घटक हैं उनमें कोई भी चेंज हुआ, और उस चेंज के, उस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसने अपना रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, उसने अपना रिस्पॉन्स दिया, तो जो चेंज वहां पर हुए हैं उसे आप क्या कहेंगे, आपके पास ऑप्शन में है, क्या आप उसे स्टिमुलस कहेंगे, क्या आप उसे कोऑर्डिनेशन कहेंगे, क्या आप उसे रिस्पॉन्स कहेंगे, या उसे आप क्या कहेंगे, हार्मोन कहेंगे। देख लेते हैं अपने आंसर। सबसे पहले बात करें अगर हार्मोन की, तो आपने कहा हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या है, आपने कहा केमिकल्स है, केमिकल्स हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या है, केमिकल्स है, रसायन है। अब बात क्या हो रही है, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि इन्वायरमेंट में कोई परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के लिए आपने एक रिस्पॉन्स दिया, तो वो परिवर्तन वहां पर क्या था, आपने कहा केमिकल्स तो नहीं होंगे, क्योंकि जब भी आप हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, आपने कहा हार्मोन कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं हुआ। प्लांट के जो हार्मोन है वो प्लांट की बॉडी में हुआ रिलीज, आपके जो हार्मोन है वो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हुए। आपने कहा जो हार्मोन्स है उनका पर्यावरण से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आता है रिस्पॉन्स, यानी कि प्रतिक्रिया। ठीक है, अब प्रतिक्रिया, आप ये ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आए उसे आप प्रतिक्रिया कह रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया तो आपने दी है, प्रतिक्रिया आपने दी है। आपको बताना क्या है कि प्रतिक्रिया आपने जिसके लिए दी है वो क्या है, जिसके लिए आपने रिस्पॉन्स दिया है वो क्या है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जब आपके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं, वो एक दूसरे की मदद करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे होते हैं, आपने कहा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में एक फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। आंसर क्या होगा आपका, ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टिमुलस। आपने कहा कि कोई चेंज आया इन्वायरमेंट में और उसके लिए आपने रिस्पॉन्स दिया है, तो वो बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पर स्टिमुलस होगा, क्योंकि जब भी रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स तभी आएगा जब वहां पर स्टिमुलस होगा, जब वहां पर उद्दीपक होगा। बिना उद्दीपक के कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कोई बैठा है शांत, आप बैठे हुए हैं, ठीक है,
कोई एकदम से खड़े होकर ये नहीं कहता कि मुझे पेन हो रहा है या मुझे किसी ने थप्पड़ मारा। वो तभी कहेगा कि मुझे थप्पड़ मारा गया है जब उसे थप्पड़ मारा जाता है। आपने कहा कि आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई भी भोजन नहीं है, तो क्या होगा? या तो आप सोच रहे हैं भोजन के लिए, तब आप में सलाइवेशन हो सकता है, तब आप में लार निकल सकती है। लेकिन आपने अचानक से कहा कि मेरे मुंह में लार आ रही है क्योंकि मुझे खाने की खुशबू आई है। देखिए, जब तक खाने की खुशबू आप तक नहीं पहुंची तब तक आपकी लार नहीं निकल सकती है, या फिर जब तक आपने भोजन के बारे में सोचा नहीं तब तक आपके लार नहीं निकलेगी। यानी कि स्टिमुलस होगा वहां पर। जब वहां पर स्टिमुलस होगा तभी रिस्पॉन्स वहां पर आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो करना क्या है आपको, अपना जो ऑप्शन है वो आप नोट कीजिए, अपना जो यहाँ पे स्टेटमेंट आती है वो नोट कीजिए और अपने आंसर को सिलेक्ट कीजिए। चलिए, अब अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट आई है वो पढ़ लेते हैं। आपके स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है, अ पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से जो आपके पास क्वेश्चन आया है वो आप एनिमल्स में देख रहे हैं, यानी कि आप ह्यूमन बीइंग में एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे वो आपने देखा था प्लांट्स में किस प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास स्टेटमेंट आई है इसमें आपसे कहा गया है, पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। आपको कहा गया कि उस बॉडी पार्ट का नाम बताइए जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है किसके लिए, विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन भेजे जाते हैं उसके लिए क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स देगा। तो वो कौन से होते हैं? आपने कहा वो रिसेप्टर होंगे, वो इफेक्टर होंगे, वो नर्व्स होती हैं, या वो मसल्स होती हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट क्या कह रही है। एक बॉडी पार्ट है हमारा, ठीक है, और वो कर क्या रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स किसके लिए दे रहा है, विच part of the body which responds to instruction sent from the nervous system। nervous system ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन किसे सेंड किए हैं, हमारे बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्शन सेंड किए हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है। उस बॉडी पार्ट को आप क्या कहेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आते हैं, चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टर की। क्या होते हैं रिसेप्टर? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है आपके पास, रिसेप्टर क्या होते हैं। देखिए, स्टिमुलस की हमने बात की अभी, उद्दीपक आप कह रहे हैं। उद्दीपक क्या होता है, जो आपके इन्वायरमेंट से आपके पास आ रहा है, आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ, उसका आप पे फर्क पड़ा। अब आप पे फर्क पड़ा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप पे फर्क पड़ा है? उसके लिए कुछ तो सेल्स आपकी बॉडी में होंगे, कुछ तो ऐसे पार्ट्स होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, इस बात को फील कर रहे होंगे कि आपकी बॉडी में कोई फर्क पड़ा है। तो जो सेल्स यहाँ पर क्या होती हैं, उद्दीपक के लिए क्या होती है, उद्दीपक को पहचानती हैं। ठीक है, या उद्दीपक को एनालाइज करती हैं, उसे आप कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहेंगे उसे, रिसेप्टर कहेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं रिसेप्टर, रिसीव कर रहे हैं, जो सेंस होते हैं उन्हें रिसीव कर रहे हैं। जो उद्दीपक है, उद्दीपक को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि आपकी स्किन, आपने कहा किसी गर्म वस्तु को आपने छुआ और आपने तुरंत हाथ हटा लिया, तो वो क्या था, जो गर्म वस्तु थी वो था उद्दीपक। ठीक है, स्टिमुलस था। यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो आपकी स्किन है, जिसने क्या किया, रिसीव किया है कि आपकी बॉडी में क्या हुआ, पेन हुआ, तो आपने एकदम से हाथ हटा लिया है। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया, आपने कहा कि आप चल रहे हैं कहीं पे, हमने एग्जांपल लिया, आप चल रहे हैं और आपके पीछे से अचानक से कोई कार या कोई गाड़ी आ गई है, उसने एकदम से हॉर्न वहां पर दिया। जब आपने सुना कि कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, आप तुरंत साइड हो गए, तो वहां पर उद्दीपक क्या था, वो हॉर्न था। ठीक है, रिसेप्टर क्या थे, आपके कान थे जो रिसीव कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? अब आपने क्या कहा, आपने देखा, आप चल रहे हैं और आपने देखा अचानक से कोई शेर आपके सामने आ गया है, आप एकदम से डर गए। ठीक है, उद्दीपक क्या था, वो शेर था, शेर का दिखना क्या था, उद्दीपक था। ठीक है, रिसेप्टर क्या, आपकी आंखें, आपने देखा कि शेर आ रहा है और तब आप वहां पर डरे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब इसी प्रकार से आपने क्या कहा, आप कहीं पे जा रहे थे या आप बैठे हुए हैं, आपको भूख लगी थी,
आपको कहीं से खाने की खुशबू आई, जैसे ही खाने की खुशबू आई आपके मुंह में लार निकलने लगा। वो जो खाने की खुशबू थी वो क्या था, स्टिमुलस था। और आपने क्या किया, स्मेल को आपने कहाँ से फील किया, आपकी नाक से। आपने क्या किया, नाक से आपने स्मेल को क्या किया, फील किया। आपकी नाक क्या थी, वहां पे रिसेप्टर थी। समझ रहे हैं आप लोग, स्टिमुलस क्या हुआ और रिसेप्टर क्या हुआ, इतनी बात आप समझिए। तो आपने कहा कि रिसेप्टर तो रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर रिसीव कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन को नहीं देख रहे हैं, वो किसी के इंस्ट्रक्शन को नहीं देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं सेंस को। ठीक है, यानी कि वो, अगर आप एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि जो स्टिमुलस है वो उसके इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहें या फिर लैंग्वेज को थोड़ा घुमा करके कहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस के इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर रिसीव कर रहे हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम के इंस्ट्रक्शन को ये रिसीव नहीं करेंगे। नर्वस सिस्टम जानते हैं आप, आपका दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यही आपका नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको कंबाइनली नर्वस सिस्टम की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अब आपने कहा रिसेप्टर तो नहीं होगा, क्योंकि रिसेप्टर अगर किसी के इंस्ट्रक्शन को रिसीव कर रहा है तो वो है स्टिमुलस, ना कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम। ठीक है, बात की जाए इफेक्टर की, क्या होता है इफेक्टर, या बात की जाए नर्व की, या बात की जाए मसल्स की, तो आपको ये देखना है कि इन तीनों वर्ड्स में से आपका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आप एक बार फिर से ऑप्शन को देखिए। इफेक्टर का मतलब मैं बता देती हूँ, इफेक्टर का मतलब होता है कि आपने कहा कि जिस पार्ट पर क्या हुआ, इफेक्ट हुआ है चीजों का, उसे आप इफेक्टर कहेंगे। नर्व आप जानते हैं कि क्या होता है, जो न्यूरॉन होती हैं, न्यूरॉन को मिला करके नर्व्स बनती हैं। मसल्स आप जानते हैं, आपकी जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती हैं। अब आपको करना क्या है, रिसेप्टर हमने हटा लिया है यहाँ से, आपको तीनों में से अपना आंसर चूज करना है। चलिए, आपने ऑप्शन को देख लिया होगा, अब देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अब हमने कहा एक बार पाथवे देख लेते हैं कि क्या हुआ। आपने कहा कि आपके जो रिसेप्टर थे उन्होंने क्या किया, जो स्टिमुलस था उसे रिसीव किया। ठीक है, उसके द्वारा ये मैसेज भेजा गया सेंसरी ऑर्गन के थ्रू आपके नर्वस सिस्टम को, क्या जो सेंसरी जो नर्व होती हैं उनके थ्रू ये मैसेज आपके नर्वस सिस्टम को भेजा गया। नर्वस सिस्टम ने क्या किया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक कमांड दी। ठीक है, कमांड दी। अब जिसे कमांड दी है वही क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा ये आया स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिसीव किया रिसेप्टर ने। अब इसने क्या किया, जो आपके सेंसरी न्यूरॉन थे, जो सेंसरी न्यूरॉन थे उनके द्वारा ये मैसेज भेजा गया किसे, आपके नर्वस सिस्टम को। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम को। अब आपके नर्वस सिस्टम में क्या किया, मोटर न्यूरॉन का यूज किया और क्या भेजी, कमांड भेजी, कमांड भेजी। ठीक है, अब जिसे मोटर न्यूरॉन ने, यानी क्या आपके नर्वस सिस्टम ने जिसे कमांड भेजी है वही क्या करेगा, नर्वस सिस्टम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। अब आप सोचिए किसे कमांड भेजी होगी, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम बार बार लेते चले आ रहे हैं। आपने कहा ये गर्म वस्तु थी, आपने गर्म वस्तु को छुआ और एकदम से हटा लिया। ठीक है, रिसेप्टर क्या थे, आपकी स्किन थी, रिसीव किया और मैसेज भेजा गया आपके नर्वस सिस्टम को। आपके नर्वस सिस्टम ने फिर से किसे मैसेज भेजा, यहाँ पर जो यहाँ पर कमांड दी गई, ये किसे दी गई, आपके हाथ को कमांड दी गई। हाथ को कमांड दी गई, आपने एकदम से हाथ हटा लिया है, तो क्या होगा, ये आपका आंसर क्या होगा। आपने कहा इफेक्टर, इफेक्टर हमने क्या कहा था, इफेक्टर वो है, वो पोर्शन है, वो बॉडी पार्ट है जिसका कि जिसपे कि क्या होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो कमांड भेजेगा और उसका उस पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। यानी कि आपका जो हाथ था आपने तुरंत वो हटा लिया है, क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसे आप, इफेक्टर कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने कहा नर्व्स अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती तो नर्व्स तो क्या कर रही है, मैसेज को पास करने का काम कर रही है। नर्व्स क्या कर रही है, मैसेज को पास करने का यहाँ पर काम कर रही है। तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे इफेक्टर होगा। तो इफेक्टर क्या कर रहा है, आपके नर्वस सिस्टम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। चलिए, तो आपने करना है क्या है, साथ साथ में आप अपने आंसर को भी नोट करते रहिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आप देख लेते हैं, आपको कहा गया है द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन अ सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड। आपको कहा गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने देखा है जिसमें आपने कहा डेंड्राइट्स आ रहे हैं, ठीक है, सेल बॉडी आ रही है, फिर आपने कहा एक्सॉन आ रहे हैं, फिर आपने कहा नर्व एंडिंग आ रही है। इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था और आप एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। अब आप करना क्या, आपको देख रहे हैं, आप लोग स्ट्रक्चर को बनाइए और लेबलिंग कीजिए जल्दी से इसकी, क्योंकि हमने अच्छे से समझा है यहाँ पर। चलिए, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर आया है ये है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये आपके पास आया है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको कहा गया कि जो न्यूरॉन होता है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट आपको क्या दिखाया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है शीथ है, दूसरा कह रहा है साइटोप्लाज्म है, तीसरा कह रहा है एक्सॉन है, चौथा कह रहा है डेंड्राइट्स है। लेबलिंग अगर आप करेंगे, आपने कहा डेंड्राइट्स वाला पोर्शन ये है आपका, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, या फिर आप इसे सोमा भी कहते हैं, ठीक है, सेल बॉडी है। जो एक्सॉन है वो ये वाला पोर्शन है आपका, ये है एक्सॉन, ठीक है। ये आपकी क्या आती है, नर्व एंडिंग आती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये जो आपका बीच का आता है ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस वाला पोर्शन, ये है माइलिन शीट आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अब आपको ये बताना है, आपके पास डायग्राम है, देखिए डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यहाँ पर होगा। चलिए, तो आपने स्ट्रक्चर देखा। अब आप ये देखिए एक्सॉन वाला पोर्शन कहाँ से, आपने कहा यहाँ से यहाँ तक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो आपका एक्सॉन वाला पार्ट आता है। सेल बॉडी का ये जो बीच वाला पोर्शन है वो आपका सेल बॉडी का आता है। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके क्या आते हैं, डेंड्राइट्स आते हैं, ठीक है। और ये जो आपको लास्ट में जो ब्रांचेस दिख रही हैं वो आपकी नर्व एंडिंग्स आती हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर को देखा तो आपने क्या देखा, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट आपको कौन सा दिखाई दिया, आपने कहा ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप क्या कह रहे हैं, एक्सॉन कह दे रहे हैं, जिसे आपने क्या कहा, एक्सॉन कहा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। हमने कहा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, जो न्यूरॉन है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके अलावा आपसे कहा जाए कि जो न्यूरॉन है उसमें जो इम्पल्स होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो क्या आपने पढ़ा था, आपने कहा था अगर यहाँ पर कहा जाए कि इम्पल्स को सबसे पहले कौन रिसीव कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए डेंड्राइट। सबसे पहले जो इम्पल्स होते हैं वो डेंड्राइट से यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। देन उसके बाद कहाँ जाता है, आपने कहा सेल बॉडी में, सेल बॉडी जिसे आप सोमा भी कहते हैं। क्या है सेल बॉडी, ये वाला जो पोर्शन आपके पास आया है, ये वाला जो पोर्शन आपके पास आया है ये आपका क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। अब सेल बॉडी के बाद कहाँ जाएगा, आपने कहा सेल बॉडी के बाद जो वाला पोर्शन आता है यानी कि एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन में चला गया है। एक्सॉन के बाद कहाँ पे जाता है, आपने कहा नर्व एंडिंग्स जो है वहां पर इम्पल्स जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि नर्व एंडिंग्स के बाद कहाँ जाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे बना होता है, जो यहाँ पर एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरे से तीसरा न्यूरॉन, एक चेन बनी हुई होती है जिसे आप क्या कह रहे हैं, नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। अब आपने कहा एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा तो क्या वो कनेक्टेड होते हैं आपस में या फिर उनके बीच में गैप होता है, तो आपने कहा वहां पर गैप होता है, यानी कि इम्पल्स क्या होंगे, नर्व एंडिंग्स के बाद कहाँ पे जाएंगे, जो गैप होता है जिसे आप सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, तो सिनेप्स में जाएगा। उसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन होगा वो इम्पल्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा वो फिर से क्या करेगा, इम्पल्स को रिसीव करेगा, और इसी प्रकार से ये जो इम्पल्स होते हैं ये आगे की ओर चलते रहेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।